नमस्कार, मैं हूं अंजलि ईसवाल और इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबरें सही हैं और कौन सी झूठ हैं। आज बात करते हैं दिल्ली की। सबसे पहले, दिल्ली में क्या कोरोना वायरस बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है? अगर आप नंबरों को देखें तो सवाल जरूर बनता है, क्योंकि 24 घंटे में रिकॉर्ड नंबर सामने आए हैं। 6,725 नए मामले सामने आए हैं और ये अगर 24 घंटे के आंकड़ों में देखें तो ये सबसे बड़ी उछाल आई है। यानी कि पिछले दिन के नंबर और आज के नंबर में जो एक जंप आता है वो आज सबसे ज्यादा देखा गया है। पहली बार रोजाना के मामले 6,000 के पार भी हुए हैं और पॉजिटिविटी रेट यहां पर बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जहां पूरे देश का पॉजिटिविटी रेट 3.7% है, वहीं दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 11.3% है और 5% उतना पॉजिटिविटी रेट होना चाहिए कि इस महामारी पर थोड़ा कंट्रोल आ सके। तो ये जो हालत दिल्ली की बनी हुई है, उसे तीसरी वेव अब स्वास्थ्य मंत्री ने मान लिया है। दिल्ली में कल 6725 पॉजिटिव केस आए और लगभग 60,000 टेस्ट किए गए थे। 48 डेथ थी, 6800 ऑक्यूपाइड हैं और 9,000 अभी हमारे पास अवेलेबल हैं। क्या हम इसको दिल्ली में थर्ड वेव कोरोना की कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं, परंतु मेरा साथ साथ ये भी कहना है कि देखो, ये अभी जो पिछले 15 दिन से स्ट्रेटेजी को हमने बहुत फोकस किया है कि एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो भी एक पॉजिटिव आता है उसके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं सबके टेस्ट किए जा रहे हैं, उसकी वजह से भी नंबर बढ़े हैं। इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुमित रे जुड़ गए हैं, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है क्रिटिकल केयर मेडिसिन होली फैमिली हॉस्पिटल के। डॉक्टर रे, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये जो नंबर बढ़ रहे हैं, सरकार कहती है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की वजह से नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या इन बढ़ते हुए नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स का असर हम अस्पतालों में भी देख रहे हैं? क्या वहां पर भी स्ट्रेस बढ़ रहा है? हाँ, नंबर्स सिर्फ पॉजिटिविटी का नहीं बढ़ रहा है, पर हॉस्पिटल्स में भी स्ट्रेस बढ़ रहा है। नंबर ऑफ पेशेंट्स हॉस्पिटल में और आईसीयू में बढ़ रहे हैं। मोस्ट बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स के आईसीयू नियरली फुल हैं। गवर्नमेंट के आईसीयूज में अभी भी बेड्स हैं, पर बट ऑलरेडी सिस्टम स्ट्रेस में आना शुरू हो गया है। जी डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली की ये जो स्थिति है, इसके पीछे क्या सिर्फ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ही है कि क्या हम अब, क्योंकि वो सरकार कह रही है कि हम ज्यादा एग्रेसिवली कोई भी पॉजिटिव आता है तो उसके रिश्तेदारों को और सबको टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए नंबर बढ़ रहे हैं, या यहाँ दिल्ली वालों की अपनी कुछ गलतियां भी हैं? सिर्फ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जरूर उसका नंबर्स हो सकता है बढ़ा है, बट ये ऑब्वियसली भी दिख रहा है कि नंबर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि और ये एक्सपेक्टेड था कुछ हद तक कि फेस्टिवल सीजन और सर्दियों में बढ़ेगा। और एक एनसीटीसी का स्टडी है को जो प्रेडिक्ट करता है कि इसी रेट से बढ़ता रहे। अक्टूबर का स्टडी है जो कि 15,000 केसेस भी हो सकते हैं दिल्ली में हर दिन के, इस रेट पे यदि बढ़े। तो ये कुछ हद तक एक्सपेक्टेड है, इसीलिए स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। एक तो पर्सनल लेवल पे स्टेप्स जो है वो तो है ही है कि मास्क पहनना और हाथ धोना एट्सेट्रा, पर सरकारी लेवल पे भी 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो कि जैसे हॉस्पिटल्स में जैसे आईसीयू बेड्स जो नंबर दिखा रहे हैं हमें, उसमें आप देखेंगे कि 60 हॉस्पिटल ऐसे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें सिर्फ 1 या 2 आईसीयू बेड्स हैं। तो 136 बेड सिर्फ, और वहां पर कोई ट्रीट होता नहीं है कोविड। सो कंसोलिडेट करना जरूरी है कि जो बड़े हॉस्पिटल्स में कोरोना का ट्रीटमेंट चल रहा है वहां के बेड्स कंसोलिडेट हो और ज़्यादा हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व किए जाएं और उनके बेड्स लिए जाएं जहां पर एक्सपीरियंस है कोरोना ट्रीट करने का, और उनके आईसीयू बेड्स। ये जो 1-2 छुटपुट बेड्स, आईसीयू के बेड्स छोटे छोटे हॉस्पिटल नर्सिंग होम्स में लें, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां ट्रीट हो नहीं पाएगा। एक तो वो स्टेप लेना है। सेकेंड, लार्जर स्केल पे इन्फेक्शन कंट्रोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये सोचना पड़ेगा जैसे वेस्टर्न कंट्रीज कर रही हैं कि कहीं हमें लिमिटेड लॉकडाउन की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, कंट्री वाइड नहीं, एरिया वाइज, स्टेट वाइज, जिसको सर्किट ब्रेकर कह रहे हैं।
जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी पहले बोला था कि कोई मतलब ही नहीं है कि हम लॉकडाउन करें, पर अब उनको 4 हफ्ते की लॉकडाउन में जाना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी टाइम आया है उसके लिए, पर ये भी हमें सोच के रखना पड़ेगा और प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि लॉकडाउन की जरूरत पड़े तो करनी चाहिए, और उसके लिए हमें एकदम से सडनली नहीं करना चाहिए। प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि लोगों को खाना पहुंचाने के लिए, फैसिलिटीज पहुंचाने के लिए तैयारी होनी चाहिए पहले से। बिल्कुल, और आप सही कह रहे हैं कि इन नंबर्स पर नजर रखना जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि दिल्ली अब जिस तरीके से इसका ग्राफ चढ़ रहा है वहीं मुंबई में ग्राफ गिर रहा है, तो ये सारी जो एक गेन्स होते हैं वो दूसरे के लॉसेस उसको कम कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हमसे बात करने के लिए। चलिए, दिल्ली की तो हमने बात की, अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि कोरोना की कोई वैक्सीन आई नहीं है, लेकिन उसका भेदभाव शुरू हो चुका है और इसके आरोप लगने शुरू हो चुके हैं। वैक्सीन प्रोग्राम के लिए महाराष्ट्र सरकार के सर्कुलर में निजी डॉक्टरों और दूसरे हेल्थ वर्कर्स को शामिल नहीं किया गया है, ये आरोप आईएमए ने लगाया है और इसको लेकर के भारी नाराजगी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि निजी डॉक्टरों को इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए ये खास रिपोर्ट पूजा भारद्वाज की। महीनों से जो स्वास्थ्य कर्मी कोविड मरीजों की रक्षा में जुटे हैं, अब उनकी रक्षा में भेदभाव का आरोप लगा है। जिला अधिकारियों, महानगर पालिका आयुक्त और विभागीय आयुक्तों को जारी हुए महाराष्ट्र सरकार के सर्कुलर पर सवाल उठाते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि कई निजी डॉक्टर, दवाखाने, पैथोलॉजी लैब, एक्सरे और सोनोग्राफी लैब के डॉक्टरों को इससे अलग कर दिया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसे सरकार का दोहरा रवैया बताते हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है और मांग की है कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बिना भेदभाव के पहले चरण में कोरोना टीका दिया जाए। ये जो बदलाव है, ये जो अनुमति है, इसमें सभी डॉक्टरों को लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बदलाव करने किया है इसमें निजी डॉक्टरों को खासकर अलग रखा है। ये बात पहले ही नहीं हुई है। इसके पहले जब पीपी किट्स और मास्क के बारे में निजी डॉक्टरों ने बार बार बताने पर भी जो स्टैंडर्ड और ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर के और मैन्युफैक्चरर के पीपी किट्स और मास्क देने की बात हुई थी, जो प्रमाणित दरों में देने की बात हुई थी, उसको पर ध्यान नहीं दिया है। अभी महाराष्ट्र में हाल ही में 61 डॉक्टरों की मौत हो गई है जो निजी डॉक्टर्स थे। उनके लिए जो बीमा देने वाले थे वो भी, उनकी भी दरखास्त सब महाराष्ट्र सरकार ने मान नहीं ली है और वो वापस भेज दी है। तीसरी अभी ये बात हो गई है कि वैक्सीनेशन भी उनको दिया नहीं जा रहा है। कोविड के कारण महाराष्ट्र में 61 निजी डॉक्टरों की जान गई है, जिनकी बीमा अर्जी खारिज होने का आरोप भी लग चुका है। अब इस नए सरकारी सर्कुलर पर 11,000 मेडिकल कंसल्टेंट्स वाले एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स ने भी कड़ी आपत्ति जताई है कि जब भी एक मरीज बीमार पड़ता है वो सबसे पहले क्लिनिक के डॉक्टर के पास जाता है, वो अपना टेस्ट लेबोरेटरी में करता है या सीटी स्कैन सेंटर में जाता है। अभी यही पेशेंट जो बीमार है वो डॉक्टर को बीमारी फैलाता है। अभी इनको ही अगर ये दायरे से बाहर रखा जाए वैक्सीनेशन के लिए, जिसके लिए सब बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उनको इन्फेक्शन न लगे, उनको इस दायरे से बाहर रखेंगे तो ये एक तरह का गलत चीज है। सबसे पहले ये लोग पेशेंट्स को देखते हैं जब उनको मालूम भी नहीं रहता कि ये पेशेंट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर इन्हीं का हुआ, सबसे ज़्यादा खतरा इन्हीं के लिए है। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनको कम्प्लीटली नज़रअंदाज कर दिया है। वो डेटा उन्हीं का ले रहे हैं जिनके पास रजिस्टर्ड नर्सिंग होम हो। तो हमारे लिए तो अच्छी बात होगी बिकॉज हम तो हॉस्पिटल ओनर्स हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जिनको सबसे ज्यादा एट रिस्क लोग हैं। ये जिस समय में हॉटस्पॉट धारावी में कोई पांव रखने से डरता था, उस समय में लोगों की स्क्रीनिंग और देखभाल के लिए बीएमसी के साथ मिलकर आगे आया धारावी आयुष डॉक्टर एसोसिएशन इसे मनोबल तोड़ने वाला सर्कुलर बता रहा है। हमने अपने इलाके में दवाखाना खोल के रखा, हमने अपने इलाके में जो है लोगों की सेवा की, खिदमत की। आज अगर हमारा ही कोई मेंबर, हमारे ही एसोसिएशन का कोई मेंबर या एक डॉक्टर फैक्ट्री में से कोई भी जिसकी जान जाती है, तो उसके लिए क्या आपके गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है? फिर आप गाइडलाइंस क्यों बनाते हो? आप क्यों हमको प्रेशराइज करते हो कि आप दवाखाना खोलो? हम सुकून से घर में बैठे होते तो शायद हमारे आज जो लोग जिनका डेथ हुई है वो आज बचे होते, सेफ होते घर के अंदर। आप सड़क पे निकल के, रोड पे निकल के अपने दवाखाने को रिस्क पे डाल के और अपने आप को रिस्क पे डाल के अगर आज हमने सेवा की है, तो आज गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं है, गवर्नमेंट के पास वैक्सीन नहीं है हमारे लिए। महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से टीका पाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की सूची तैयार कर रही है, उस पर मेडिकल एसोसिएशन का आरोप है कि करीब 2 लाख डॉक्टर इससे बाहर होंगे। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
2 लाख का आंकड़ा बहुत ज्यादा होता है, और वो भी उनका जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अविनाश भुवंडे जुड़ गए हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र आईएमए के। थैंक यू डॉक्टर भुवंडे हमसे बात करने के लिए। ये बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि पहले भी हमने महाराष्ट्र सरकार का रवैया बीमा की रकम को देख के नजरिए से देखा था। तब भी उन्होंने 61 क्लेम्स मना कर दिए डॉक्टर्स के। अब एक और ऐसा फैसला जो कि प्राइवेट डॉक्टर्स को सीधा प्रहार करता है। बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया कि जब कोरोना का वैक्सीन आएगा तो सबसे पहले वो फ्रंट लाइनर्स को, डॉक्टर्स को और निजी डॉक्टर्स को और हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा। इसमें उन्होंने सरकारी और निजी दोनों डॉक्टर्स को देने का प्रस्ताव रखा है, और इसलिए एक बड़ा डेटाबेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तैयार किया जा रहा है। ये इसकी गाइडलाइंस बना जो दी है, उसमें साफ लिखा है कि इसमें निजी डॉक्टर्स और सरकारी डॉक्टर्स दोनों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। ये जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को भेज दिया, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये जो उनका जो सर्कुलर निकाला, उसमें ऐसे लिखा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिखा था कि सब निजी डॉक्टर्स, महाराष्ट्र सरकार ने उसमें थोड़ा सा चेंज करके वही डॉक्टर्स जिनके अस्पताल है, जिनके बॉम्बे नर्सिंग होम एक्ट के अंदर जिनका रजिस्ट्रेशन है, तो ये तो करीब 25 से 50 हजार तक डॉक्टर्स का ही हो जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में एलोपैथिक डॉक्टर्स 1,10,000 है, और बाकी आयुष डॉक्टर्स 2,40,000 है, 1,40,000 है। तो ये पूरे 2,50,000 में से 2 लाख डॉक्टर को बाजू में रख दिए। इसलिए हमने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को ये चिट्ठी लिखी, उनसे बात की, और देश के प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी, देश के स्वास्थ्य मंत्री को भी चिट्ठी लिखी, और एक बहुत ही अच्छी बात सामने आ गई है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये बात अभी मान ली है, और आज दोपहर को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के डायरेक्टर ऑफ मेडिकल हेल्थ ये सभी डॉक्टरों को, सभी निजी डॉक्टरों को गाइड करने वाले हैं कि ये नाम कैसे ये कर दिए। तो ये हमने जो संघर्ष किया उसका ये नतीजा अच्छा आया है, और हम सबके बहुत आभारी है कि मीडिया ने भी इस मुद्दे को उठाया, और इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये बात, अभी सर्कुलर तो निकाला नहीं है, लेकिन आज दोपहर को ये मीटिंग है और ये काम हो जाएगा। थैंक यू। आश्वासन मिल रहा है, तो उम्मीद है कि वो सर्कुलर भी आ जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सवालों के जवाब देंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है, और अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का। और डॉक्टर अविनाश भुवंडे हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र आईएमए के। डॉक्टर, पहला सवाल निधि गुप्ता ने पूछा है दिल्ली से, सुन लीजिए। हेलो डॉक्टर, मेरा नाम निधि गुप्ता है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर्स के पास ले जाना कितना सेफ है? थैंक यू। बिल्कुल ही सेफ है। आप अभी आपके जो भी डॉक्टर पेडियाट्रिशियन है उनके पास लेके जा सकते हैं। जाते समय आप बच्चे को ठीक से अलगाव से लेके जाना जरूरी है। आपके साथ और ज्यादा लोग नहीं चाहिए, और बच्चे को हो सकता है आप आपके दुपट्टे में या पहलू में ये कर सकते हैं। बच्चों को मास्क बांधने की जरूरत नहीं है, और पूरा विश्वास रखिए कि जिस अस्पताल में आप ले रही है वो डॉक्टर भी उस तरीके से बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो, वो सब सावधानी लेगा। देखिए, टीका करना और टाइम पर टीका करना बच्चे के आगे चल के जो सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। ये टीकों से जो भी बीमारियां हैं वो उसको कंट्रोल में लाती है। तो आप जरूर कोई भी अपने दिल में कोई भी डर नहीं रखना, और आपके बच्चे को टीका करके लेना। बिल्कुल, बहुत जरूरी है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, जो कि देहरादून से पार्थिव ने भेजा है। मेरा नाम पार्थिव ईश्वर है और मैं देहरादून से हूँ। मेरा सवाल ये है कि दिन ब दिन कोरोना वायरस बहुत ही ज्यादा फैलता जा रहा है,
और अगर ये किसी बुजुर्ग को हो गया तो उसे आइसोलेट कैसे करें और क्या क्या सावधानी बरतें? देखिए, बात ऐसी है कि कोई भी बुजुर्ग को, यानी जो 60 साल के ऊपर है, ज्येष्ठ नागरिक बोलते हैं या सीनियर सिटीजन बोलते हैं, उनको अगर कोरोना का वो पॉजिटिव हो गए और उनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन जैसे डायबिटीज या हाइपरटेंशन है, तो उनको आप घर में होम आइसोलेशन नहीं रख सकते। आईसीएमआर की गाइडलाइन के हिसाब से उनको अगर कोई लक्षण नहीं है तो भी उनको कोविड केयर सेंटर में या किसी अस्पताल में ही आपको एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं उनकी उम्र है, उसके हिसाब से शुरू में कोई लक्षण नहीं, फिर भी अगर उनको कोई तकलीफ बाद में हो सकती है। इसलिए ये क्लियर कट गाइडलाइन है कि 60 साल के ऊपर के कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति हो तो उनको आपको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो वक्त ना बर्बाद करें, अस्पताल ले जाएं। शुक्रिया डॉक्टर सवालों के जवाब देने के लिए। और हम अपने दर्शकों से भी इस वक्त विदा लेते हैं, लेकिन जाते जाते उन्हें याद दिला दें कि अगर दफ्तर जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी खास ध्यान रखें, मास्क पहने और हाथों की सफाई के भी बारे में कभी ना भूलें। तो फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।